विपिन भाई का शुक्रिया कि उन्होंने एक दुर्लभ नाटक जो किसानी जीवन पर आधारित है मुझे ना केवल उपलब्ध कराया बल्कि इस पे बोलने का मौका दिया। ये नाटक है शील जी का नाटक किसान। शील जी को हम लोग मन्नू लाल द्विवेदी के नाम से जानते हैं, जो कवि भी थे, नाटककार भी थे। और उनका एक नाटक किसान ये पृथ्वीराज कपूर द्वारा बनाई गई कंपनी पृथ्वी थिएटर द्वारा मंचित किया जाता था और देश भर में इसके खूब मंचन हुए। नाटक की जो प्रति हमारे पास उपलब्ध है ये 1962 की है, पहला संस्करण। और शील जी इसकी भूमिका में जिक्र करते हैं कि यह नाटक उन्होंने 1954 में लिखा और उसके बाद लगातार पृथ्वी थिएटर्स ने इसका मंचन किया। विजय बहादुर सिंह ने, जिन्होंने नंद दुलारे वाजपेयी की जीवनी लिखी है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि ये नाटक सागर में पृथ्वीराज कपूर लेके गए थे जहां इसका मंचन हुआ था और शील जी भी मंचन के दौरान वो नाटक देखते थे। शील जी के बारे में सब लोग जानते होंगे कि वह हिंदी के कवि थे, जनवादी लेखक संघ से जुड़े थे, बहुत ही साधारण और सहज जीवन जीने वाले मनुष्य थे। जनवादी लेखक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे थे। इप्टा से भी उनका जुड़ाव था। आखिरी दिनों में 1994 के आसपास कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हुए और उनका निधन हुआ। अब बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जो शील जी के लेखन कर्म पर आधारित है, विशेषांक निकाले गए हैं। उद्भावना का भी एक अंक था जिसपे एक विशेषांक निकाला गया था जो मेरे देखने में आया है। यहाँ हमारी जो मुख्य बात है कि हमें यहाँ शील जी के जो कृतित्व से संबंधित अन्य पक्षों पे ना बात कर इस नाटक पे बात करना है जिसका नाम ही है किसान। और यह काफी चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली इस बात में भी कि 1954 में अगर ये नाटक लिखा गया जैसा ये शील जी कहते हैं, तो अभी भारत देश को आजाद हुए 47 से आजाद हुए 7 साल हुए हैं, 54 साल। और इस 7 साल में जो आजादी का जो स्वप्न था, जो किसानों के लिए या देश के आम जनमानस के लिए जो देखा गया था, और उसमें भी लोकतंत्र का जो स्वप्न था कि लोकतंत्र में सब एक दूसरे के बराबर होंगे, कोई राजा नहीं होगा, कोई जमींदार नहीं होगा, कोई मजदूर नहीं होगा, कोई शोषित नहीं होगा, कोई शोषक नहीं होगा। यह जो लोकतंत्र में सबकी बराबरी का स्वप्न था, यह स्वप्न ही रह गया था। और एक तरह से किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति जो लोकतंत्र का घात है और आजादी के बाद ताकतवर और प्रभु वर्ग जिसने शासन प्रणाली के छिद्रों का उपयोग करके अपनी सत्ता को बनाए रखने में वो किसी तरह से कामयाब हुआ। और ये जो उत्पीड़ित जनता है यह सतत उत्पीड़न का शिकार होती गई। हालांकि इस नाटक में यह भी दर्ज है कि यह उत्पीड़ित जनता अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का केवल मूक दर्शक नहीं है बल्कि प्रतिकार भी करती है। ताकत का जो खेल है उस खेल में अभी यह दक्ष नहीं है और जिससे इनकी लड़ाई है वह बिल्कुल सधे हुए और माहिर लोग हैं। तो जाहिर है कि इस खेल में या इस ताकत की लड़ाई में जो सर्वाधिक नुकसान होना है वह किसानों का होना है। शील जी इस नाटक में यह बात शिद्दत से उभारते हैं। शील जी के इस नाटक को पढ़ने से पहले इसकी भूमिका के कुछ अंश पढ़े जाने चाहिए। जैसे मैं ये अंश पढ़ता हूं, किसान नाटक में भारतीय किसान की जमीन का संघर्ष है। जब देश में पहली बार गांव पंचायतों को चुनाव हुए तो उन पर सूदखोरों और जमींदारों ने अधिकार कर लिया। किसान मुसीबत में पड़ गए, मुसीबत कहानी बन गई। यह वही कहानी है जो इस नाटक का आधार बनी है। मैंने तो कल्पना और सत्य के संयोग से नाटकीय पात्रों की रचना की है, आप उनसे मिल सकते हैं। यानी इनका दावा है कि यह जो पात्र उन्होंने लिखा है, जो घटना उन्होंने वर्णित की है, ये सब यथार्थवादी घटना है या कहीं ना कहीं घटित हुई है भारत देश में। और ये तो सच ही है कि जब भारत आजाद हुआ और ग्राम पंचायती व्यवस्था लाई गई तो जो समाज का अगुआ वर्ग था, जिसके पास धन थी और सत्ता थी, वही ग्राम पंचायतों पे काबिज हो गया और पंचायत की व्यवस्था को उसने अपने पक्ष में किया। और पंचायत के जो सुविधा और साधन है, जैसे पानी किसके खेत में जाएगा, ट्रैक्टर किसका होगा, से बहुत सारे जो साधनों का बंटवारा है वह ये जो ताकतवर वर्ग है अपने पक्ष में करता रहा और जो कमजोर वर्ग है वह अपने सुविधाओं से लगातार बेदखल हो गया। कहानी पर इस नाटक पे आगे बात करने से पहले हम नाटक संबंधी एक बात करना चाहते हैं, जो कि मैं रंगमंच से का देता हूं। तो ये कि एक तो यह नाटक पृथ्वी थिएटर्स में खेला गया। पृथ्वी थिएटर एक ऐसा उपक्रम था पृथ्वीराज कपूर द्वारा चलाया जा रहा, जिसमें उन्होंने अपने फिल्मों की कमाई तो झोंकी, अपना जीवन भी झोंका। और यह पारसी रंगमंच की कड़ी में ही था। लेकिन पृथ्वीराज कपूर ने भरसक कोशिश की थी
कि पारसी रंगमंच के जो ऐब हैं, जो बुराइयां हैं, जो तड़क भड़क है, उससे इसको बचाया जाए और पारसी के जो मंचीय रूढ़ियां हैं, जो कन्वेंशंस हैं, उनको कायम रखते हुए सामाजिक सरोकार और सामाजिक चेतना से युक्त नाटक खेले जाएं। उस कड़ी में उन्होंने दीवार, पैसा और ये नाटक किसान खेला, जिसके देश भर में बहुत सारे मंचन हुए। नाटक का जो ढांचा है वो 3 अंकीय है और जो एक संकलन त्रय होता है कि एक ही जगह पे सारी घटनाएं घटती है, उसका निर्वाह हुआ है। तो मंचन करने में इसको आसानी है और गीत संगीतों का भी बीच बीच में नाटक में प्रयोग किया गया है। पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है नाटक में। इसमें एक और बात, जो नाटक पर आगे बात करने से पहले जो एक और बात कहनी है वह है जो इसमें सामाजिक यथार्थवाद के बारे में नाटककार शील ने कहा है कि यथार्थवाद यानी रियलिज्म नाटक में कैसे आना चाहिए। कहते हैं कि हम पश्चिमी यथार्थवाद को अपने सत्य और अपनी कल्पना में अंतर्हित न कर सके। धीरे धीरे देश की परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ नाटक साहित्य की परंपरा फिल्म की आधुनिकता संग्रहित कर नए रंगमंच पर अवतरित हुई। भाषा, पहनावा, रस्मों रिवाज पर उपयुक्त विकास का गहरा प्रभाव पड़ा। अमीरी, गरीबी, शोषण और संघर्ष की पौराणिकता गुणात्मक उपाधियों में बदल गई। जहां एक और सिनेमा के रोमांटिक यथार्थवाद ने नए रंगमंच को फॉर्म, कंटेंट और फिल्मी टेक्निक ग्रहण करने के लिए विवश किया, वहीं दूसरी ओर पौराणिक और ऐतिहासिक नाट्य कथा का स्थान सामाजिक यथार्थवाद ने ले लिया। प्रस्तुत नाटक इसी यथार्थवादी परंपरा की एक कड़ी है। सिनेमा का विकास हो चुका है, सिनेमा रोमांटिक कथानकों की ओर मुड़ गया है और उसी से होड़ लेने के चक्कर में चूंकि सिनेमा सबसे ज्यादा चुनौती पारसी रंगमंच को दे रहा था, तो पारसी रंगमंच भी रोमानी नाटककारों की तरफ मुड़ रहा है और साथ साथ कुछ नाटककार ऐसे आए हैं जो सामाजिक यथार्थवाद की तरफ जाते हैं, सोशल रियलिज्म की ज्यादा जाते हैं, जो समाज की सच्चाई उजागर करते हैं। यह नाटक हमें यह भी याद दिलाता है, इस नाटक को पढ़ने की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज जिस परिस्थिति में और जिस दौर में हम इस नाटक को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि देश का किसान राजधानी में उसकी सीमाओं पर बैठा हुआ अपने हक के लिए कई महीनों से आंदोलनरत है, लेकिन कोशिश जो उसके मुद्दे को समझने की होनी चाहिए, उस मुद्दे का निपटारा करने की होनी चाहिए, उसकी बजाय कोशिश यह हो रही है कि सत्ता और उसके तमाम सहयोगी लोग मिलकर, जैसे उसमें मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और उसके सिंपैथाइजर लोग मिलकर किसानों के प्रति एक अविश्वास और एक आंदोलन का माहौल बना दे और किसानों की विश्वसनीयता कम हो जाए ताकि आंदोलन की विश्वसनीयता कम हो जाए। लेकिन ऐसा करने में अभी तक बहुत हद तक कामयाबी नहीं मिल पाई है और किसान अपनी मुश्किलों की तरफ या भविष्य में होने वाली आहटों की तरफ, भविष्य में होने वाले उनको जो नुकसान की तरफ सचेत हैं और वह लगातार आंदोलनरत हैं और पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस नाटक को पढ़ते हुए हमको वो कारण मिलेंगे जिसमें आजादी के बाद लगातार किसानों को हाशिए पे जाने को विवश कर दिया गया, किसान अपनी ही जमीन से बेदखल होता रहा और वह गांव छोड़ के शहर में आकर मजदूर बनने को विवश हुआ। अभी भी कोशिश यही है कि किसान अपनी जमीन से हट जाएं और जमीन को बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की खेती करने के लिए छोड़ दिया जाए। उस जमीन को जिसके कुछ हिस्सों को किसानों ने बड़े जमींदारों के चंगुल से आजादी के बाद छुड़ाया था, पूरा फिर भी नहीं छुड़ा सके थे। इस नाटक की भूमिका में शील जी उल्लेख करते हैं कि भूदान आंदोलन के शक्ल में ऐसी जमीनें बांट दी गई जो किसी के काम न थी, या बहुत सारे पैतरे अपनाए गए जिससे जमीन की हदबंदी का फायदा साधारण किसानों तक ना पहुंचे। इस बात की भी काफी कोशिश की गई। किसान नाटक की कहानी क्या है? किसान नाटक की कहानी है कि इसके केंद्र में धीरज चौधरी का परिवार है, उसका छोटा भाई है। इन दोनों के बीच में झगड़ा लगाने वाला गांव के कुछ लोग हैं और एक गांव का जमींदार है जो गांव की सारी व्यवस्था को अपने कब्जे में रखना चाहता है। उसकी प्रशासनिक महकमे से ऐसी तगड़ी सेटिंग है, लेखपाल एक नाम का किरदार है। लेखपालों की मदद से नहीं तो लोगों को जुआ खिलाकर, चोरी के लिए उकसाकर वह तरह तरह से जमींदार जमीनें कब्जा करता रहता है और जिनकी जमीनें कब्जा होती रहती हैं वो लोग विक्षिप्त रहते हैं। धीरज चौधरी का छोटा भाई जोधा का किरदार एक आइडियल किरदार है जिसकी व्याख्या करके देखी जानी चाहिए कि जोधा श्रम नहीं करता, अपने भाई से झगड़ा करता है, जुआ खेलता है, अपने बेटे के ससुराल से जाके कर्ज ले आता है, घर वाले उसे डांटते हैं तो बिफरता है और वह लगातार
जमींदार के हाथों में खेलता रहता है, डकैत बन जाता है, अपने भाई से झगड़ा करता है और इसकी वजह से उसकी जमीन जमींदार के कब्जे में जाती रहती है। इसमें किसानों की 2 पीढ़ियों का द्वंद्व भी है। धीरज चौधरी सब कुछ देख के चाहते हैं और शांति से रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो बाद की पीढ़ी है वह इस पूरी शोषण व्यवस्था का प्रतिकार करना चाहती है। लेकिन धीरज चौधरी जानते हैं कि प्रशासन भी ताकतवर के पलड़े में झुका हुआ है, इसलिए इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इसका असर गांव की किसानों पर यह पड़ता है कि किसान जो है गांव के, वह जमींदार के अत्याचार से तंग आकर शहर की ओर भागते रहते हैं। अब ये गांव और शहर का वही द्वंद्व है जैसा भारतनामा जो किताब है आइडिया ऑफ इंडिया, जिसमें सुनील खिलनानी ने जिक्र किया है कि नेहरू के सपनों का जो भारत था उसमें शहर एक आदर्श जगह थे जहां पे एक समतामूलक समाज का निर्माण हो रहा था। यह अलग बात है कि उस समतामूलक समाज के निर्माण का स्वप्न शहर में होगा, यह भी एक स्वप्न रह गया। लेकिन गांव ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति प्रथा की भयानक खाई थी और भयानक उनमें भावनाएं थी। इस मामले में भी यह नाटक बहुत खास है कि यह जाति के सवालों से मुंह नहीं मोड़ता है। वह काची, पासी, ब्राह्मण और अन्यों के बीच जो एक शाश्वत हायरार्की है उसके बारे में भी नाटक में विचार किया गया है। जमींदार किस बात का फायदा उठाते हैं लोगों के शोषण करने का, कि जो शोषित लोग हैं उनमें एकता नहीं है, वह एकता की कमी है उनमें। आज भी लोग जो संगठित होते हैं अपने आंदोलन के लिए, चाहे वर्तमान आंदोलन देखें तो पहली कोशिश होती है सत्ता की, भले वह गांव की उस समय की जमींदार की सत्ता रही हो और आज की सत्ता हो, पहली कोशिश रहती है कि आंदोलन की एकता को तोड़ दो, उसको बिखेर दो। और जैसे ही एकता टूटती है, धीरज चौधरी कमजोर क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनका भाई उनके साथ नहीं है, उनके खिलाफ नहीं हो गया। इस नाटक में यह भी दिखाया कि गांव कैसे कैसे बदल रहा है, कैसे कैसे गांव के लोग जो चुपचाप अत्याचार सहन कर लेते थे अपने अत्याचारों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उसी तरह जैसे आपने किसानों के इतना दबाना शुरू किया है छोटी छोटी बातों को लेकर कि वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपना घर बार छोड़कर महीनों से वो दिल्ली को घेरे हुए हैं और वो पीछे लौटना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि भविष्य उनका दांव पे लगा हुआ है। तो डरते डरते किसान वो कहते हैं कि इसी को इतना मत डराओ कि डराना छोड़ दो। तो इस नाटक में भी डरते डरते किसान एक दिन प्रतिकार करता है और प्रतिकार करके जमींदार को उसका असली जगह दिखाता है, जमीन पे कब्जा कर लेता है और जमींदार के साथ साथ पूरे शासन व्यवस्था पे भी कब्जा कर लेता है। और फिर यहाँ दिलचस्प एक संवाद है जो जमींदार और उनके बीच में होता है, जब जमींदार कहते हैं कि वो जमींदार हैं, जमीन के असली मालिक हैं। तो धीरज चौधरी उनको कहते हैं कि जमीन के मालिक हम किसान थे, यानी जमीन पे वही असली मालिक है जो जमीन जोतता है। जो श्रम को बिना श्रम किए उत्पादन पे कब्जा करना चाहता है वो जमीन का असली मालिक नहीं है। आज की व्यवस्था क्या चाहती है कि जमीन का असली मालिक कोई और हो, आप श्रम किसी और को करें, उस श्रम से अतिरिक्त मूल्य पे कोई और कब्जा करे और आप चुपचाप थोड़ा बहुत लेकर अपने में खुश रहें। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप अंततः आप अपनी जमीन बेचने को विवश हो और इन प्रकार बड़े जमींदारों को, कॉर्पोरेट जमींदारों को अपनी जमीन दे दें। तो धीरज चौधरी कहते हैं कि अंग्रेजों से गुलामी बख्शिश लेकर तुमने हम किसानों को जाहिल, टुकड़ाखोर और गुलाम बना रखा था। मेहनत हम करते थे, मौज तुम मारते थे। आजादी की लड़ाई में लाखों किसाने बेटे की जान गई, लेकिन जब आजादी आई तो तुमने उस पर कब्जा कर लिया। ध्यान दीजिए, किसान इस आंदोलन में भी यही तर्क कर रहे हैं कि फौज पे कौन जाता है? किसानों के लड़के। सीमा पे कौन जाता है? किसानों के लड़के। पुलिस में कौन जाता है? किसानों के लड़के। और आज आपने उन्हीं जवानों को किसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया है। और जो प्रभु वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो जमींदार वर्ग है, वह तो इस आजादी को एंजॉय करता रहता है। और वो कहते हैं कि उनके सताए सारे आदमी शहर में बस गए। और वो जमींदार क्या करता है? हजारों एकड़ जमीन दापता है, उसकी पैदावार दापता है, खेतों में पानी जा रहा होता है उस पानी को रोकता है। ट्रैक्टर इस नाटक का सबसे दिलचस्प किरदार है। ट्रैक्टर, आप कहेंगे कि ट्रैक्टर क्यों किरदार है? ट्रैक्टर एक सिंबल है और यही सिंबल है, सिंबल की वजह से इस नाटक को आज के दौर में पढ़ना चाहिए। आज के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जब हम इस नाटक को पढ़ते हैं तो हमको ट्रैक्टर बहुत ध्यान में आता है, क्योंकि इस नाटक की शुरुआत भी ट्रैक्टर से होती है, जिसको गांव के लोग लोहे के हाथी कहते हैं। पहले अंक में इस ट्रैक्टर पर गांव के पंचायत का कब्जा है। दूसरे अंक में यह सूचना आती है कि लोगों की बैलें चोरी हो रही हैं। बैलें, पशुपालन की सभ्यता में बैलें ही लोगों के धन हुआ करते थे, संपत्ति हुआ करते थे, जिनसे अपने खेत जोते थे और एक पशुपालन सभ्यता थी।
तो लेकिन ये बताया जाता है कि धीरे धीरे बैले जा रहे, मतलब ये जो सभ्यता का परिवर्तन है कि मशीनें आ रही हैं और जो पारंपरिक साधन थे खेती के उनको जाना है देख सके, इस बात का संकेत भी इस नाटक में मिलता है ट्रैक्टर के बहाने। और यही ट्रैक्टर थे जो तमाम बैरिकेड्स रोक के किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन और प्रतिरोध प्रदर्शन किया। दूसरे अंक में हमको ये पता चलता है कि इस ट्रैक्टर के कमाई के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर पे कब्जा जमींदार का है, तो ट्रैक्टर पर कमाई होने के लिए जमींदार क्या करते हैं, लोगों के बैल चुराते हैं किसानों के, ताकि किसानों के पास बैल नहीं रहेगा तो अंततः अपनी हल जोतने के लिए ट्रैक्टर वाले से संपर्क करेंगे और ट्रैक्टर वाले की कमाई बढ़ेगी। तीसरे अंक में जाके ट्रैक्टर पे किसानों का कब्जा हो जाता है, ट्रैक्टर पर किसान भी कब्जा कर लेते हैं। तो अब यहां पे द्वंद ये है कि नए को अपनाएंगे कि पुराने को। ट्रैक्टर जो नई आती सभ्यता का प्रतीक है, यहां एक द्वंद है कि आप चुनेंगे किसको। ये नाटक इस मायने में प्रगतिशील है कि यह वो जो भविष्य आने वाला है उस भविष्य की शिनाख्त करता है और उसको ट्रैक्टर को दुश्मन की तरह नहीं देखता, ट्रैक्टर को बदलाव के एक औजार की तरफ देखता है। धीरज चौधरी कहते हैं कि ट्रैक्टर हमारे खून पसीने से बना है, इसमें हमारी कमाई लगी है, ट्रैक्टर देश की संपत्ति है, गांव की तरक्की, खेत की तरक्की का नया हथियार है, हम उसे मिटा नहीं सकते, वह हमारा है, हम सबकी जिंदगी का मुस्कुराता हुआ भविष्य है। इस नाटक में यह जो मुस्कुराता हुआ भविष्य है, उस मुस्कुराते हुए भविष्य की कल्पना के पीछे किसानों के कितने आंसू हैं, दमन का कितना इतिहास है, किसान कैसे ही आजादी के बाद से लगातार जो समाज के शोषक वर्ग थे उनके शिकार होकर लगातार उनको उनकी जमीनों से बेदखल किया गया है, उनके श्रम, उनके उत्पादन पर कोई और वर्ग का कब्जा है, कोई और वर्ग उसको नियंत्रित करता है, उनके फसलों का मूल्य, उनके श्रम का मूल्य, और वह लगातार अपनी ही जमीन से बेदखल होते रहते हैं, गरीबी में रहने को विवश होते हैं। और जबकि दूसरा जो वर्ग है वो तमाम ऐशो आराम और विलासिता में रहता है। सत्ता और शासन का जो पूरा तंत्र है वह इन किसानों के पक्ष में नहीं, सत्ता के पक्ष में झुका हुआ है, जिससे किसान लगातार उत्पीड़न होते रहते हैं। यह नाटक हमें दिखाता है कि यह उत्पीड़न को याद की घटना नहीं है, यह उसी समय से शुरू हुई थी जब चालाक लोग, जब होशियार लोग आजादी के बाद आसानी से अपना रूप बदल के लोकतंत्र की नई व्यवस्था का फायदा उठाने में कामयाब हो गए थे और बदली हुई भूमिका में भी उन्होंने नई नई तरह की शोषण की भूमिकाएं इजाद कर ली थी। यह इसी तरह की भूमिकाओं की बदलने की कोशिश कारपोरेट कल्चर आने के बाद, 90 के बाद, भूमंडलीकरण की दुनिया के बाद बहुत सारी कोशिशें लगातार चल रही हैं और वह कोशिशें किसानों के सक्रिय प्रतिरोध के कारण कामयाब नहीं हो सकी हैं। जैसा यह नाटक भी दिखाता है कि अंततः किसानों का प्रतिरोध ही उनको बचाता है, तो किसान भी यह समझ चुके हैं कि अंततः प्रतिरोध ही उनको बचाएगा। लेकिन यह प्रतिरोध कितना दिन तक टिकता है, किसान क्या पूंजीपति और कॉर्पोरेट से अपनी जमीन बचाने में सफल हो सकते हैं, इसके कुछ जवाब भविष्य में छुपे हैं, जिसके संकेत हमें शील जी के इस महत्वपूर्ण नाटक में मिलते हैं। धन्यवाद।